आज मेरा सौभाग्य की बात है कि मेरा जीवन में बचपन से जो व्यवसाय के साथ में, कृषि के रंग में जो पैदा होते हुए जिसको देखा है, जिसमें समा हुआ था, फिर कुछ भी कारण से दूसरे साइड में चले गए, लेकिन भगवान आज ऐसे गुरु को के साथ में जोड़ने का मौका दिया है। आज मेरा अपना कुछ प्रश्न नहीं है, लेकिन कुछ सलाह, कुछ उनके जीवन में क्या हुआ है वो जानने के लिए उनके सामने उपस्थित है। मेरा गुरु का तो परिचय करने का ज़रूरत नहीं है, वो सब जानते हैं। वो पद्मश्री श्री सुभाष पालेकर जी। गुरुजी नमस्कार। 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 मेरा एक इच्छा था, आपसे कुछ गुजारिश भी थे कि आपके जीवन में प्रेरणात्मक कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है। ज़्यादा मेरे को जानने का ये था कि आपके गांव के बारे में, आपके बचपन के बारे में, बचपन के दोस्तों के बारे में, आपके सराउंडिंग्स में जो जीव जंतु थे, पेड़ थे, उसके साथ आपका कैसा बिताया था, वो जानकारी के लिए। तो मेरा पहले ही प्रश्न ये है कि जब आपको जो आपका ऊहा मतलब दुनिया को जानने का पहला उम्र था, उस समय में आपके सराउंडिंग्स कैसे थे गांव में? देखिए, जिस परिवार से मैं आया हूँ वो हज़ारों सालों से किसान परिवार है। हाँ। और जमींदार परिवार, 300 एकड़ 300 एकड़ ज़मीन थी हमारे परदादा के पास। तो हमारे घराने में किसी ने नौकरी नहीं की। नौकर नहीं थे? नौकरी नहीं की। हाँ। सर्विस नहीं किया। गवर्नमेंट उद्योग नहीं थी। हाँ। नौकर रखे। हाँ। किसी के गुलाम नहीं बने, नौकर नहीं बने। हाँ। और कोई बिजनेस नहीं किया। अच्छा। हमारे महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय है। हाँ। वारकरी संप्रदाय, संत ज्ञानेश्वर आपने नाम सुना होगा। हाँ। संत तुकाराम जी ने हाँ। शुरुआत की थी कि हिंदू धर्म में जो छुआछूत है, हाँ, उसको ख़त्म करने के लिए ये संप्रदाय तैयार हुआ था। हाँ। कि इसमें सब समान है। हाँ। कोई ऊंच नीच नहीं है। और वो जो वारकरी संप्रदाय है, इसमें दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो भक्ति प्रधान संप्रदाय है। हाँ। ज्ञान प्रधान नहीं। ज्ञान बताने वाले बहुत सारे ग्रंथ हैं। संगीत प्रधान है। हाँ। यानी नॉट ओनली द 100% क्लासिकल इंडियन म्यूजिक, नोबडी लिसनिंग। भारत में जो अभिजात भारतीय संगीत है, जो राग पर आधारित है, वो कोई सुनता नहीं। राजे महाराजों के दरबार में वो सुना जाता था। जो पंडित है रागदारी करते थे, अभिव्यक्ति करते थे। कॉमन मैन को कुछ मालूम नहीं था। हाँ। कितने राग है, कितने स्वर है, कौन से स्वर है, कुछ लोगों को मालूम नहीं था। इसलिए जो महाराष्ट्र के संत हुए, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत एकनाथ, इन्होंने क्या किया, उनके जो अभंग थे, अभंग, हाँ, अभंग माने रचनाई, हाँ, रचना, वो संगीत के साथ जोड़ दिया। अभिजा संगीत के साथ नहीं, 100% क्लासिकल इंडियन म्यूजिक नहीं। हाँ। सुगम शास्त्रीय, सेमी क्लासिकल म्यूजिक, सरल सरल जो सबको भाते हैं। एक राग है, कोई भी राग, चाहे वो ऑडो हो, ऑडो शाडो हो, या शाडो हो, या संपूर्ण राग हो, तो वो राग अगर आप केवल नोटेशन के बेसिस पर व्यक्त करते हैं, हाँ, तो जानकारी उनको समझ में आता है। लेकिन उस राग के नोटेशन में आप भाव मिलाते हैं, गीत मिलाते हैं, गीतों में सुख दुख मिलाते हैं, जो अभिव्यक्ति होती है, हाँ,
वो सबको सुन सकते हैं, इतनी सरल होती है। यानी एखादा राग है, अगर वो गायक बहुत बड़ा गा रहा है, चाहे भीमसेन जोशी हो या कोई पंडित, तो कुछ चुने हुए लोगों को मालूम पड़ेगा लेकिन सामान्य लोगों को नहीं। लेकिन वही राग अगर इन सब के साथ आप सामान्य स्तर पर, सेमी क्लासिकल स्तर पर लोगों को अभियुक्त करते हैं तो इतना पॉपुलर होता है, बिकॉज ऑल रागास केम फ्रॉम द फोक सॉन्ग्स। ये लोक संगीत है, वहाँ से ये सब क्लासिकल म्यूजिक आया है। और देहातों में ये फोक सॉन्ग, लोक संगीत पहले से है अनुष्ठित। तो ये बहुत बड़ा महाराष्ट्र में क्रांति हुई कि संगीत को घर घर में प्रवेश करने का। तो हमारे घर में वही होता था, वारकरी संप्रदाय के लोग थे, माता पिता, हमारे घर में का भजन कीर्तन सब चलते थे। कुछ वो बचपन का याद है कोई भजन का ऐसा? हाँ, नहीं, कोई भी? मुझे बचपन से संगीत का लगाव था। अच्छा। बचपन से, क्योंकि मैं सुनता था ना मामा के या मैटरनल अंकल, वहाँ भी वो जमींदार थे, वहाँ भी सभी चलते थे, भजन कीर्तन प्रवचन सब चलते थे। तो जब भी कोई स्वर मेरे कान में आता था तो मैं दौड़ा वहाँ चला जाता था। अच्छा। ये मेरी नहीं, हर एक की अंदर की इच्छा होती है। यानी मुझे ही वो पसंद ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे डीएनए में संगीत है। हाँ, बाहर से कहीं नहीं आया है, डीएनए में है। हाँ। वो तो व्यक्त होना ही है। साथ में एज ए फार्मर कम्युनिटी, गांव में एक महापरिवार होता था। एक इंडिविजुअल परिवार और एक गांव एक परिवार। गांव में अगर किसी मजदूर के यहाँ शादी होती थी तो पूरा गांव आर्थिक मदद करता था। हाँ। वहाँ दौड़ जाता था। सही है। वो बेटी बेटे वालों को कोई चिंता नहीं थी, सारे लोग सपोर्ट करते थे। सुख दुख में एक में का सुख दुख बांटते थे। सही। तो इस वातावरण में मैं पला हूँ। लेकिन मैं बचपन से देख रहा था, मेरे पिताजी परंपरागत हाँ। गो आधारित खेती करते थे। हाँ। क्योंकि वही थी। हाँ। उसका विकल्प कोई नहीं था। हाँ। वैकल्पिक कोई तकनीक अभी तक विकसित नहीं हुआ था। लेकिन मैंने देखा कि हमारे पास इतना गोधन होने के उपरांत जो गोबर का खाद था, हमारे गांव के नज़दीक जो 20 एकड़ खेती थी, हाँ। अगदी गांव से लगा हुआ आखर बोलते, नज़दीक वाला, वहाँ कपास होता था। हाँ। तो वही वो खत्म हो जाता था। अच्छा। और बाकी भूमि भूखी रहती थी। अच्छा। उसको कभी वो संभव नहीं था एडप्टेशन। अच्छा। इसका मतलब है परंपरागत गो आधारित खेती को एक मर्यादा थी, उत्पादन बहुत कम था। और ये जो फसल थी गो आधारित कृषि पर, यानी गोबर के खाद पर आधारित जो परंपरागत कृषि कहते हैं, उसके फसल पर कीट आते थे, बीमारी आती थी। अगर कोई बारिश कम हुई तो पौधे सूखने लगते थे। इसका मतलब है एक गोबर का खाद अमृत नहीं है, इसमें भी कुछ गड़बड़ है। ये 100% न्याय नहीं कर रहा है ये टेक्नोलॉजी। किसान जितना खर्चा करता है, लागत का मूल्य करने के उपरांत भी उसको मुनाफा नहीं मिलता। क्यों? कि उत्पादन बहुत कम होता है। इसीलिए साहूकार पद्धति शुरू हुई कि मेरे पिताजी इतना सारा संपन्नता थी, हाँ। कोई कमी नहीं थी, तब भी हर साल साहूकार के पास जाकर कर्जा लेना ही पड़ता था। लोन लेना ही पड़ता ही था। हमारी 100 एकड़ भूमि वो मारवाड़ी के पास चली गई। हाँ। जो साहूकार था। ये क्यों? मैं सोचता था, बचपन से सोचता था, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा गंभीर नहीं था। हाँ। गांव में मेरा प्राथमिक शिक्षा हो गई। फिर हमारा अमरावती जो हमारा शहर है, हाँ, नज़दीक वो सिटी तालुका था, वो जिला स्थल है, जिला है। हाँ। तो हमारे विदर्भ में क्या है कि हर कोई किसान का एक घर शहर में होता है। अच्छा। बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, वो
और पॉलिटिक्स में होने से क्या होता है, वहीं एक्टिविटी चलती है तो घर होता ही है। वहीं रहते हैं। तो हमारा अमरावती में घर था, तो हाई स्कूल की शिक्षा मेरी वहाँ, उच्च विद्यालय की शिक्षा मैं फिर वहाँ तक भी नहीं है। और उससे छोटे जब आप मॉर्निंग उठते थे तो आपका किधर भागते थे? देखिए, आपके पास गाय थे, बैल थे? नहीं, देखिए क्या होता है, ये गाय बैल ये सेकेंडरी, ये द्वितीय स्थान है। अच्छा। बचपन में हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हाँ इसलिए आनुवंशिक उसमें एक भावना होती है हाँ कि मैं खाऊं और खेलूं। खेल कूद बच्चों को बहुत प्यारा लगता है, या क्योंकि बचपन में जब शरीर बनता है उसका लाभ आगे मिलता है। हाँ तो ये केवल बचपन का जो है खेल कूद का, ये भावना अंदर से आई है। हाँ तो खेल कूद तो था ही, लेकिन साथ में बचपन से ही मेरा लगाव उस संगीत क्या चल रहा है उस पर था। संगीत के ऊपर आप बचपन से हो। हाँ हमारे वो कीर्तन बोलते हैं, कीर्तनकार, कीर्तन, हाँ, क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं था। कीर्तनकार। तो कीर्तनकार किस भाषा में किस अभिव्यक्ति कर रहा है, कैसे विषय रख रहा है, इस पर भी अभ्यास हो रहा था। बचपन से वो मुझे आदत थी। हाँ हाँ। और वो भावना पकड़ने की कोशिश करते थे। हाँ, वो सुनकर, हाँ बिकॉज हम कुछ नहीं करते, हाँ हम कुछ नहीं करते। ये क्या होता है कि संचित बोलते हैं इसको। हाँ पिछले जन्म में हाँ। जो कुछ विकास हुआ है वो साथ लेकर हम आए हैं। शायद उसमें संगीत का भी अंतर्भाव हो, अन्य बातों का भी अंतर्भाव, तो उसका आगे हम बढ़ रहे थे बचपन से। तो वो पीछे का वो सामने निकल रहा था। संचित कर्मा। हाँ, संगीत का। एक क्या हो गया, मेरे दिमाग पर एक ऐसा इम्पैक्ट हुआ, यानी परिणाम हुआ। माँ निरंतर कहती थी कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलना है। वाह। तो तब से एक भावना थी कि झूठ नहीं बोलना है, कुछ भी हो जाए। माँ के साथ आपका बहुत अच्छा रिश्ता था। एकलौता लड़का था। हाँ, बहुत प्यार करते थे। बहुत प्यार करती थी। हर बात आपका ही चलता था शायद। लेकिन अगर मेरे हाथ से कोई गलत काम हुआ तो मुझे पनिशमेंट भी देती थी। अच्छा। और खुद भूखी रहती थी। हाँ। जब उसमें पनिशमेंट देती थी, यानी मुझे ऐसा कोई संगठन है? हाँ, ऐसा कोई घटना? हाँ, घटना एक है। क्या हुआ है, हमारे गांव के पास खेत है, उसमें वो बेर के पेड़ थे। हाँ। देशी पेड़। हाँ। बेर, खट्टा मीठा। हाँ, और देशी आम के पेड़, बहुत बड़े पेड़ थे। तो गांव के हमारे लड़कों को मैं वहाँ ले जाकर खाओ, ऊपर चढ़ो और खाओ, ऐसा करता था। तो हमारा जो रखवालदार मैंने वो जो क्या बोलते हैं, देख रेख करने वाला जो वो माँ के पास जाता था, देखो बाबू ने क्या किया। तो माँ मुझे क्या बोलती थी, जो क्रोध से बोलती थी, ये नहीं करना है। क्या होता है, क्यों नहीं करना, इसके पीछे उनकी फिलॉसफी थी कि बच्चे क्या करते हैं, चढ़ते हैं, खाए ना, खाने में मना नहीं है, लेकिन 10 खाएंगे तो 100 गिराते हैं कच्चे फल। तो कच्चे फल गिराते तो अगले दिन मिलेंगे नहीं ना। हाँ। इसलिए आप खुद तोड़ो और बच्चों को बांटो। हाँ। लेकिन बच्चों को ऊपर मत चढ़ाओ। अच्छा। और दूसरी बात, अभी 10 बजे स्कूल है, आप 10 बजे तक वहीं खड़े हो, स्नान कब करोगे, खाओगे कब, और बच्चों को लेकर भी वहाँ खड़े हो। हाँ। तो फिर वो बहुत क्रोधित होती थी। तो ऐसी डांट पड़ती थी। डांट पड़ने के बाद मैं गुस्सा होता था। हाँ। और वो भी गुस्सा होती थी। हाँ। और मैं भी खाता नहीं था तो वो भी खाती नहीं थी। और फिर स्कूल भी नहीं जाता था उस समय। फिर जो धीरे से मेरे पास आती थी और समझाती थी, वो भी रोती थी, मैं भी रोता था। तो सब समझ में आता था कि ये गलत है, क्योंकि माँ डांटती है तो हमारे भले के लिए डांटती है। सही है। तो तब से ये संस्कार वहाँ से होते थे। पिताजी के साथ कैसे? पिताजी बहुत क्रोधी थे। क्रोधी थे? हाँ, बहुत क्रोधी थे। शायद आपको भी वो आया है कभी कभी हमारे ऊपर। माँ इतनी शांत थी, इतने पिताजी क्रोधी थे। और लेकिन क्या है कि वो क्रोध कम करने की कोशिश माता जी ने की। हाँ।
जितना क्रोधित होते थे उतना ही माता शांत थी। गांव में अगर पिताजी ने किसी को डांट दिया या हमारे मजदूर थे काम करने वाले, उनको डांट दिया तो माताजी प्यार से समझाती थी उसको। हाँ, इनका दोनों का समन्वय था, वो डांटते ना ठीक है, ये समझाती थी। समझाए थे। तो उनका डांट का परिणाम मुझ पर बहुत होता था, लेकिन आगे आगे मुझे मालूम पड़ा कि पिताजी डांटते उसके पीछे भी उनकी भावना है। वो गलत लोगों को डांटते, अच्छे लोगों को नहीं डांटते। तो क्रोध तो आना ही है। अगर आप असामाजिक कृत्य करते हैं, गलत काम करते हैं, डांटना ही पड़ेगा ना। लेकिन डांटने की जो पद्धत है वो थोड़ी ज़्यादा यानी एरोगेंट थी। अच्छा, यानी मृदु भाषा में डांटना अलग है और क्रोधित भाषा में डांटना अलग है। इससे उसका परिणाम ऐसा होता था। लेकिन कुल मिलाकर बचपन में संस्कार, एक तो संगीत, कला और कीर्तन, प्रवचन, इससे हुए, साथ में माताजी और हमारे शिक्षक। अच्छा, शिक्षक कैसा था मालूम है आपको? हाँ, वो सुबह 10 बजे का स्कूल होती थी ना, हाँ, तो 7 बजे गांव से हमको लेकर स्कूल में जाते थे। स्कूल सेम विलेज में थे? हाँ, वो हमारे गांव में था। अच्छा, वो 1.5 घंटा पढ़ाते थे, कोई आवश्यकता नहीं, 10 बजे स्कूल है, हाँ, रहते थे वही। हाँ, लेकिन पढ़ाते थे, क्या पढ़ाते थे? कल क्या हुआ और आज क्या पढ़ने जा रहे हो, रिवीजन करते। रिवीजन होती थी। अच्छा, रात को भी क्लास होता था। हाँ, घर घर में जाकर लालटेन जाल लेकर बुला लेते। हाँ, रात की स्कूल चलती थी, अभ्यास करा लेते साल में। हाँ, तनख्वाह तो नहीं मिलता था एडिशनल, जो कुछ पारिश्रमिक मिलता था वो तो सरकार द्वारा दिया हुआ वही मिलता था। हाँ, लेकिन ये मेरी क्या है, दायित्व है, सामाजिक दायित्व है। मैं शिक्षक हूँ, मेरा धर्म है शिक्षा देना। अच्छा पढ़ा। केवल 6 घंटे नहीं, मेरा जीवन शिक्षा देने के लिए, उनको समझाने में है, ज्ञान देने के लिए। तो मैं मेरा जो सामाजिक दायित्व है वो निभाऊँ, ये भावना शिक्षक में थी। आज शिक्षक तनख्वाह लेता है 50,000 रुपये, 10,000 रुपये किसी को देता है, 1 लाख रुपये देता है, 10,000 रुपये कोई युवा पकड़ता है, बोलता है वो तू सिखा ले, वो अपने एक्टिविटी में चला रहता है। आज शिक्षा क्या होता है, एक बिजनेस बन गया है। ये सारे स्कूल बिजनेस बन गए, कॉलेज बिजनेस बन गए, तब नहीं था। तो शिक्षक को बहुत मान था, गांव में बहुत सम्मान था, गांव का हर आदमी उनको सम्मान करता था। तो एक उच्च स्तर की शैक्षणिक व्यवस्था, उच्च स्तर की एक आध्यात्मिक, मैं धार्मिक नहीं कहूँगा, हाँ, अंध धार्मिकता कहीं भी नहीं थी। मेरे घर में काम करने वाला मुसलमान भी था, हाँ, बौद्ध भी था, हमने कभी दुजाभाव नहीं किया। कोई भावना नहीं थी। भावना नहीं थी, भावना है ही नहीं थी, रिलेशन थे। तो ये धार्मिक अंधकार अभी फैला हुआ है, एक दूसरे को झगड़ा लगाने की बात हो रही है, वो तब नहीं थी। तब गांव में भी सारे कैस्ट के अंदर भी मामा चाचा करके बुला, सब एक रिश्ते थे ना, रिश्ते थे। ये महार है या चामार है, हम तो राजपूत थे, लेकिन संबंध कैसे, मामा काका, ये सब ऐसे ही थे, सारे रिलेशन रखे ही आगे बढ़ते थे। और हमारे यहाँ गणेश उत्सव होता था, हाँ, गौरी उत्सव होता। ये मुसलमान वो पूजा का व्यवस्था करता था। अच्छा, वो 5 बार नमाज पढ़ता था मस्जिद में, हाँ। लेकिन मेरे यहाँ पूजा करते समय वो सामान वो खुद लाता था। ऐसा नहीं कहता था कि ये हिंदू है, मैं ऐसे कैसे काम मैं क्यों करूं। नौशाद अली ने संगीत दिया, गीत किसने लिखा? शकील बदायूं ने, हाँ, बैजू वावरा के, हाँ, है ना। संगीत किसने दिया? नौशाद अली ने। ये शकील बदायूं 5 बार नमाज करते थे, हाँ। पक्के मुसलमान, नौशाद अली पक्के मुसलमान। और गाया किसने? मोहम्मद रफी 5 बार ये नमाज करे। गाया कौन सा? हिंदू ज्ञान, कौन सा? मना तोड़ बात हरियाज, बिरजू बाबू। हाँ, अरे क्या रागबद्ध संगीत दिया उसने। उसके मन में ये नहीं आया तीनों के कि हिंदू भजन है, मैं कैसे गाऊँ?
ये हिंदू भजन मैं कैसे लिखूं, हिंदू भजन मैं कैसे संगीत दूं, नहीं आया उन। ये एक सामाजिक एक रूप था, धार्मिक एक रूप था, क्योंकि एक सभी मानते थे कि भगवान एक ही है। हमारा पंथ अलग अलग है, हमारी जीवन शैली अलग अलग है, हमारा भक्ति करने का मार्ग अलग अलग है, लेकिन भगवान तो एक ही है ना, ये मानते थे। उसको सब मानते थे। आज बोलते हमारा भगवान एक है, ये दूसरा है, बोलते वो दूसरा है। अब तो वो भगवान चले गए, यहाँ के भगवान आ गए और ये पॉलिटिशियन उसको भगवान कहने लगे, बात अलग हो गई, लेकिन तब नहीं था। हाँ, और एक है, आप प्राथमिक शिक्षा गांव में पूरा होते ही जब आप गांव शहर चले गए, तब पहली बार आपको आपके माँ को छोड़ते और गांव को छोड़ते हुए गए, जब कैसे थे आपके मन में? नहीं, क्या हुआ, जब गांव छोड़कर मैं 8वीं में अमरावती में गया पढ़ने के लिए, फर्स्ट टाइम। हाँ, घर तो था ही, मादर को भी छोड़ के? तो नहीं, 1 साल माताजी मेरे साथ वहाँ रही। अच्छा। वो बोले मैं अकेले नहीं छोड़ दूँगा इसको। और हमारे घर में क्या होता था कि खाना पकाने वाली भी होती थी। हाँ। मैंने, मेरी नानी थी, नानी मेरे पिताजी की माँ। हाँ। तो 1 साल वो मेरे साथ रही। जब उसको लगा कि अब एडजस्ट हो गया, ये अभी उसमें एक रूपता हो गई, तो फिर मेरी नानी को भेजा। तो कोई ऐसा ये नहीं था। और हर त्यौहार को मैं गाँव जाता था। हाँ। हर त्यौहार को, क्योंकि गांव में त्यौहार का बहुत ही आकर्षण होता है, बहुत आकर्षण। यात्रा और त्यौहार। तो जैसी छुट्टी हुई, तुरंत गांव में चले गए, 60 किलोमीटर। हाँ। तो कुछ फर्क नहीं हुआ, खाना तो घर का ही था, सवाल ही नहीं। लेकिन गांव का जो एक हमारे साथी थे, मित्र थे। हाँ, आपके कुछ बचपन के दोस्ती थे। हाँ, उसको छोड़ के जाना पड़ा, तो छोड़ के जाना पड़ा, लेकिन वो भी चले गए ना। अच्छा, वो भी अमरावती आए? नहीं, वो कहीं यवतमाल गए, अपने जहाँ भी उनकी व्यवस्था है, मामा के यहाँ, कोई नाना के यहाँ, जो उनके रिश्तेदार है उनके यहाँ पढ़ने के लिए गए 7वीं 8वीं से। तो वो तो बिछड़ गए, लेकिन त्यौहार को तो सारे गांव में आते थे, मिलते थे, तो हमारा चलता ही था। लेकिन अमरावती जाने के बाद हमारी जो मित्र परिवार और दूसरा बन गया, क्योंकि वहाँ का मित्र परिवार, नागरी मित्र परिवार बोलते, ये तो ग्रामीण था। हाँ। ये नागरी था। हाँ। नागरी माने शहरों में बसा हुआ। मैंने देखा ये लॉट ऑफ डिफरेंस, दोनों में बहुत फर्क है। ये गांव के लड़के और शहर के लड़के, इनके सोचने में भी फर्क है, इनके जीवन शैली में फर्क है, इनके बात करने के अभिव्यक्ति शैली में भी फर्क है। एक गांव का जैसे एक प्राकृतिक बोल होते हैं। हाँ। जो हम भाते हैं हमारे, सहज भाव से आता है, सहज भाव से। लेकिन शहरों में वो मोल तोल कर बात करता है, यानी वो क्योंकि पिताजी से आया ना, उसके से पिताजी से माताजी से आया, तो सोचता है, ये सोचता नहीं, बोल लेते हैं, तुरंत बात आता है, वो सोच कर बोलता है। तो ये शहरी संस्कृति में हुआ। और शहर में मैंने देखा, गांव में कोई दूजा भाव नहीं था, वहाँ देखा कि वहाँ ये भेदभाव है। हाँ। शहरों में भेदभाव है, दिखाते नहीं लेकिन अंदर से होते हैं। तो ये बहुत बड़ा फर्क था। इसीलिए, लेकिन माँ ने उनके साथ ज़्यादा संपर्क में नहीं रखा। आपको जाने नहीं दिया उसको? जाने, वो संपर्क में नहीं रखा। हमारे रिश्तेदारों के लड़के जो अमरावती में थे, या हमारे गांव के कुछ लड़के थे, उनका एक हमारा ग्रुप बन गया था उनसे। और वहाँ देखा मैंने कि एक ऐसा ये भेद क्यों है, मुझे मालूम नहीं। ग्रामीण संस्कृति और नागरिक संस्कृति, ये अभी का भेद नहीं है। हाँ। पुरातन काल में भेद था। अगर आप 5000 साल पहले के जीवन शैली थी मानव की, महाभारत युद्ध के पहले की और बाद की का अभ्यास करते हैं, 2500 साल पहले आर्य चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र ग्रंथ लिखा, वो अगर पढ़ते हैं आप, तो मालूम पड़ता है कि 2500 साल पहले भी साहूकार थे, किसान
ऋण लेता था और उसमें कुछ प्रावधान है उसमें लिखे हुए कि अगर साहूकार का कर्जा किसान नहीं चुकाया तो उसको क्या क्या शिक्षा हो सकती है, ये भी लिखा है। और आपके खेत में अगर कोई जानवर जाते हैं लोगों के, उसको क्या शिक्षा होती है। यानी आज हमारे खेत में जो घुसते हैं गांव के जानवर, तब भी 2500 साल में वही होता था। 2500 साहूकार थे, इतना ही नगर श्रेष्ठ जो बोलते हैं, गांव का शहर का बड़ा साहूकार जो राजा को भी कर्जा देता था और राजा के नीति नियम में उसकी प्रभुत्व था, आज भी है, जैसा उस समय भी था। यानी फर्क नहीं है। लेकिन ये कहाँ होता था? शहरी कल्चर में, ग्रामीण कल्चर में नहीं था। ये टोटली भिन्न थी। समानांतर चल रहे थे दोनों कल्चर, दोनों संस्कृति समानांतर चल रहे थे। इसका अर्थ है कि जब ग्रामीण संस्कृति पर शहरी संस्कृति का आक्रमण होने लगा, हाँ, ये कब से शुरुआत हुई? जब हमारे देश में मुगल आए, बाहर के इन्वेडर आए, हाँ, तब से इसकी शुरुआत हुई विघटन की। तो बचपन का जीवन बहुत ही खुशहाल था, बहुत ही खुशहाल था। आपका धूप काले में हमारे गांव में नदी थी, हाँ, बेम्बला, तो सुबह तैरने के लिए जाना, अब तभी शाम को तैरने के लिए जाना, स्नान, हाँ, सबको लेकर, बच्चों और दोस्त मित्र। हाँ, और फिर तैरने के बाद भूख लगती थी तो माँ बड़े बड़े बकेट में, वो घर के आम थे देशी, हाँ, वो पानी में रख देती थी, तो सब टूट पड़ते थे आम में। और फिर खेल कूद चलती थी। एक ऐसा माहौल था कि कोई चिंता नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी। गांव का गरीब का लड़का है ना, उसको भी माँ घर से आम बेचती थी। अगर गांव में कोई डिलीवरी के लिए लड़की आई है, हाँ, मायके मैंने माँ के हाँ, पास, तो 1 किलो घी माँ उसको बेचती थी, अपना घर से बेचती थी, निःशुल्क होता था ये सब। हाँ। तो ये जो चलता था ना, ये एक परिवार के रूप में चलता था। पूरा एक परिवार था, गांव सारे मिलके एक आज बड़ा तो परिवार। भाई भी भाई को नहीं देता, इतना डिफरेंस हो गया है। तो आई वुड लाइक टू, मैं ये चाहता हूँ कि जो परंपरागत हमारी पुरातन ग्रामीण संस्कृति थी, हाँ, वो दोबारा प्रस्तावित हो। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मेरा और एक सवाल, हाँ, आपका इतना बड़ा परिवार था, इतना 100 एकड़ की जमीन थी, तो गाय भी बहुत थे। वो गाय और बैल के साथ आपका कुछ ऐसा देखिए प्यार संबंध था? देखिए गाय का दूध कोई भी नहीं निकालता था उस समय। हाँ, आज भी, हाँ, आज भी। तो वो सारे घी के लिए भैंस से पाली जाती थी, अच्छा, आज भी पाली जाती है। हाँ, गाय का दूध सभी बछड़े को मिलता था, अच्छा, क्योंकि बछड़े खेत में काम करने के लिए बैल चाहिए। बैल चाहिए। वो 8 क्विंटल की बंडी धड़ाके से ले जाने वाला बैल चाहिए। कड़ी धूप में 40 डिग्री सेंटीग्रेड में काम करने वाला बैल चाहिए, ताकत वाला होना। वो ताकत होती थी। यानी सारा दूध बछड़ों को मिलता था। ये चोर आ गए और गौमाता का दूध चुरा ले रहे, खुद पी रहे, बछड़ों को भूखा रख रहे, ये तो सब डकैती है ना, ये डकैती आपको आज हो रहा है। आपको ये डकैती है करके वही उम्र में आपके नहीं, तब नहीं, बाद में मालूम पड़ा। बाद में मालूम पड़ा। जब मैं इस बारे में इसका एक ये है, क्या हुआ है, टर्निंग पॉइंट क्या है? हाँ, आपका मेन टर्निंग पॉइंट ये है कि मैट्रिकुलेशन में हो गया। हाँ, मैट्रिक में मुझे 86% इंग्लिश में मार्क थे, डिस्टिंक्शन थी। हाँ, किसी को नहीं था। हाँ, 33, 32 फेल ज़्यादा होते थे। तो तब मेरे चचेरे भाई थे, वो प्रिंसिपल थे, वो मेरे बंदूक लेकर पीछे लगे कि इंग्लिश लेटर लेना है आपको और इंग्लिश होना है। हाँ, तो मेरे रिश्तेदार तो एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन थे, बाबा साहब घाटपाल वगैरह। हाँ, वो क्या है, वो तुरंत मुझे लगा देते थे, लेक्चर, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो लेकिन मेरा लगाव तो कृषि पर था ना, ये बैल गाय, कृषि, संगीत, इस पर लगाव था।
मैंने कहा मैं वो लेक्चर बनने वाला नहीं हूँ इंग्लिश का, ये विदेशी भाषा है। मैं बनूंगा किसान, मैं खेती सीखूंगा। तो सबके कहने के बावजूद मैंने शिवाजी एग्रीकल्चर कॉलेज में दाखला ले लिया पहले साल, उधर अमरावती में। तो बहुत सारे पंजाब और देशों जो पहले कृषि मंत्री थे, हाँ हाँ, भारत के, उनकी संस्था थी वो, हमारे रिश्तेदार थे वो। अच्छा। तो वहाँ मैंने कॉलेज की पढ़ाई शुरुआत की, एग्रीकल्चर कॉलेज, बीएससी के लिए। तो वो इट वाज ओल्ड कोर्स। हाँ। तो क्या हुआ, एक तब से मेरे एक सामाजिक दायित्व था, सोशल कमिटमेंट तो था, बचपन से था वो। बचपन से अट्रैक्शन प्रकृति के बारे में बहुत था, क्योंकि गांव में वही काम चलता था ना। मैं खेल कूद, इस पर चढ़ो उस पर चढ़ो, जंगल में जाओ, खाना लेकर, हाँ खाना लेकर जंगल में जाओ, जंगल में खाओ, ये सब तो बचपन से चलता था। देयर वाज ए ग्रेट अफेक्शन इन माय माइंड अबाउट द नेचर, एंड दैट क्रिएटेड एक बिग चेंज इन माय लाइफ। क्या हुआ, कॉलेज में दाखला लेने के बाद आदिवासी वहाँ काम करने के लिए आते थे। कॉलेज में नहीं, मैं जहाँ रहता था, आपके घर के आजू बाजू में। हाँ। और तो मैंने उनके साथ चर्चा करते समय मालूम पड़ा कि ये 3 महीने गांव में होते हैं। 3 महीने में कोदो कुटकी, ये मंडवा, झंगोरा यानी मिलेट उगाते थे, मूंग उड़द, और बाद में काम करने के लिए शहर में आते थे। सारे मिलेट ही खाते थे। मिलेट ही खाते थे, आज भी मिलेट ही खाते हैं। चावल वगैरह बिल्कुल नहीं खाते, आज भी मिलेट ही खाते आदिवासी। तो मैंने देखा कि आदिवासी बहुत ही पीड़ा में है। दे आर माइग्रेटिंग ड्यू टू दे आर नॉट हैविंग एनी फ्यूचर इन देयर एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? और घने जंगल, उसका अट्रैक्शन तो था। तो मैंने पहले साल जो बीएससी एग्रीकल्चर के पहले साल दाखला लिया, 1 साल तो उसके बारे में सोचता रहा। दूसरे साल में एक प्रोजेक्ट मैंने हाथ में लिया कि सोमवार से लेकर शनिचर तक कॉलेज में, रविवार को मैं जंगल में जाता था। वो सातपुड़ा पहाड़ है आदिवासियों में। कितने दूर में थे आपके? वो तो 50 किलोमीटर। अच्छा। बाय बस जाता था। हाँ। और ये मेरा इंडिविजुअल प्रोजेक्ट था। पर्सनल। तो प्रोजेक्ट का विषय ये था कि घने जंगल के पर्यावरणीय व्यवस्था का, हाँ, आदिवासी के जीवन पद्धति पर क्या सकारात्मक नकारात्मक परिणाम होता है। हाँ। व्हाट इज द इम्पैक्ट, नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर इन द फॉरेस्ट। तो इसका एक अभ्यास का विषय था। तो अभ्यास करते करते समय मुझे मालूम पड़ा कि घने जंगल है, हाँ, विशालकाय पेड़ है, अनगिनत फलों से लदे हुए हैं, निर्यात क्षम फल, हाँ, बिना मानवीय सहायता, बिना मानवीय अस्तित्व खड़े हैं। वो पेड़ मुझे बता रहा है कि सुभाष देखो, जो तू पढ़ रहा है ना, यहाँ कहीं नहीं है। तुम्हारे लेक्चर क्या बोलते हैं प्राध्यापक कि जोताई करना पड़ता है। देख है जोताई, खाद देना पड़ता है, खाद देना पड़ता है, या खाद है, छिड़काव करना पड़ता है, या है खरपतवार निकाल, नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो तू पढ़ रहा है कुछ भी नहीं है, तो भी अनगिनत फल है। पूरा अगेंस्ट है जो आप पढ़ा, तो भी अनगिनत फल है। हाँ। और जब कॉलेज में मेरे प्राध्यापक प्रोफेसर मुझे पढ़ाते थे तो वो बिल्कुल ठीक उल्टा पढ़ाते थे। यानी डॉक्टर क्लार्क एंड डॉक्टर वाशिंगटन, जो रिनाउंड सॉइल साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड, उन्होंने दे हैव क्लेम, उन्होंने क्या किया, एक सिद्धांत रखा कि पेड़ पौधों के वृद्धि विकास के लिए जो भी खाद्य तत्वों की आवश्यकता होती है, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट बॉडी आर नॉट एग्जिस्टेड इन द सॉइल। ये भूमि में नहीं होते, इसलिए खाद के रूप में डालना ही पड़ता है। हाँ। डालना ही पड़ता है। डॉक्टर क्लार्क एंड डॉक्टर वाशिंगटन। हाँ। तो ये आपका पढ़ाई में थे? वो पढ़ाई में था ना। हाँ। ये सब पढ़ाई में था। हाँ। तो मेरे वो क्या ठीक उल्टा पढ़ा रहे थे और ये मैं देख रहा हूँ ये उल्टा, ठीक उल्टा। ये क्यों पढ़ा रहे हैं? मैं 1 साल तो सोचता ही रहा। जब सोचते सोचते बहुत ही मुझे तकलीफ होने लगी। डॉक्टर एच.बी. वुडेमाल वॉज ए प्रिंसिपल ऑफ माई कॉलेज। और मेरा वो जो सोशल कमिटमेंट का काम चल रहा था उससे बहुत प्यार करते थे।
कि एक ही लड़का है जो आदिवासी में जहाँ पर काम कर रहा है, बहुत प्यार करते थे। मैं उनके यहाँ गया, मैंने कहा सर एक बात बताइए, आप मुझे पढ़ा रहे हो कि भूमि में कुछ भी नहीं लेकिन जंगल कैसे? खाद में डालना ही पड़ता है, वहाँ तो खाद नहीं है, फल क्यों ज़्यादा है? आप बोलते हैं छिड़काव करना पड़ता है, छिड़काव नहीं। आप बोलते हैं पानी देना पड़ता है, वहाँ पानी नहीं है। क्या कारण क्या है? आप मुझे बताइए। वो पेड़ मुझे बता रहा है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं, वो सच बोल रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो। दो में से कौन बोल रहा है? वो हंस पड़े। हाँ। बोले सुभाष। तो उनकी पत्नी आई, वो बड़ी प्यार करती थी। तो सुभाष अभी ठहरो ठहरो ठहरो। वो दूध लेकर आई, दूध पिया मैंने। बाद में मैंने कहा ये इनको समय देना पड़ेगा सोचने के लिए, तो ये तुरंत जो जवाब देंगे तो सही जवाब नहीं होगा। हाँ। तो फिर बाद में उन्होंने कहा सुभाष एक बात को बोलो, कहिए। आपने जो मुझे सवाल किया है उसका जवाब मेरे पास नहीं है। हाँ। क्योंकि जो मैं पढ़ाता हूँ, व्हाट सिलेबस आई एम टीचिंग यू, वो सिलेबस मैंने भी पढ़ा है। जो सिलेबस मैंने पढ़ा है मैं वही आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा क्या है उसमें? तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैं तब अंतिम साल में था बीएससी के, फाइनल ईयर था, और अभ्यास में तो बहुत तेज था। अरे फर्स्ट आना ही है, फर्स्ट या सेकंड आना ही है, निश्चित था बचपन से, पहली से भी। तो मैं बीएससी तो कभी होता था, एमएससी पीएचडी होता था, आज लेक्चरर लगता था, हो सकता है प्रिंसिपल वाइस चांसलर भी होता। लेकिन टर्निंग पॉइंट वो था जंगल में जाना। तो मैंने उनको पूछा कि उनके पास कोई जवाब नहीं है। मैं सो नहीं सका, घर में आया और सो नहीं सका। मेरी नानी बोली क्यों नहीं, आज खाना भी नहीं खाया तूने? मैं बहुत अस्थिर था, विचलित था, टोटली एक्साइटेड। तो मैंने सोचा कि अगर कॉलेज में ये झूठ पढ़ाया जाता है, ज्ञान के नाम पर अज्ञान पढ़ाया जाता है, तो मैं कॉलेज में मेरा आयु क्यों ख़त्म करूं, क्यों बर्बाद करूं? टाइम वेस्ट हो जाता। भगवान ने इसलिए मुझे भेजा है क्या? एंड ठीक है, अगर मैं पढ़ता हूँ, एमएससी हो जाता हूँ, तो नौकरी तो करना ही है, क्योंकि सब पीछे लगे बंदूक लेकर, और नौकरी हमने गुलामी। अब मैं क्या, मैं लेक्चर होगा तो जो मैं पढ़ा वही पढ़ाना पड़ेगा वहाँ, वो भी पाप है। इसे नौकरी नहीं करनी तो वो झंझट ही छोड़ देना है। तो मैंने पदवी ली नहीं, निर्णय ले लिया कि इस कॉलेज छोड़ना है। गाँव में निकल आया, इधर गांव में आया और पिताजी को घर में बताया कि बस मैंने कॉलेज छोड़ दिया है। एग्जाम नहीं हुआ फाइनल? एग्जाम नहीं दिया, पहले ही निकल आया। एग्जाम नहीं दिया, मैं तो फर्स्ट क्लास आता था, छोड़ दिया। घर में अर्थक्वेक हो गया, बवाल खड़ा हुआ, क्या अकेला लड़का है। क्योंकि पिताजी की भी इच्छा थी ना, उनकी भी भावना थी हाँ, कि जो मैंने सोचा है, ठीक है हम जमींदार है, लेकिन जो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम हमने फेस किए हैं, जो आर्थिक प्रश्न सवाल मेरे सामने, उनके सामने खड़े थे और चिंता में थे, इसको नहीं भुगतना है। इसका जीवन अच्छा होना चाहिए, नौकरी में लगेगा तो अच्छा रहेगा, इसकी उनकी भावना थी। और क्या होता है देहातों में, अगर कोई नौकरी वाला है तो अच्छी लड़की मिल जाती है, तो शादी भी अच्छे घराने में हो जाती है, तो वो भी एक भावना थी। हाँ। तो मुझे तो टालना ही था। डाउरी था ना उसमें, डाउरी भी आता था, डाउरी भी आता था और सब कुछ था। लेकिन तो वो बहुत पीड़ित हुए, यानी 2 दिन घर में खाना नहीं खाया किसी ने, इतना बवाल खड़ा हुआ। मैं तो स्थिर था। गांव में समाचार फैल गया, गांव के लोग आने लगे, मुझे बाबू कहते थे, बाबू पाटिल। तो बोले ये क्या हो गया, ये क्यों ऐसा कर रहा है? अरे इतना बड़ा तेज तर्रार तो लड़का है, ये आयुष्य गंवा रहा है, पढ़ता नहीं है। नहीं पढ़ूंगा, खेती करूंगा। तो पागल कहने लगे। तो मामा आए, उनको सूचना भेज दी गई, तो मामा आया, तो मामा ने समझाया पिताजी को, अकेला लड़का है, इसके साथ लड़ाई मत करो, ये भाग जाएगा कहीं तो आप क्या करोगे, कौन देखेगा ये सारा। माँ ने उनको समझाया, तो फिर वो मान गए, ठीक है क्या करना है करो, अब मैं कुछ नहीं करूँगा, ये तेरे हाथ में देता हूँ। पूरी ज़मीन मेरे हाथ में दे दी। तो मैंने कहा मैं आपकी परंपरा खेती नहीं करूँगा,
जो मैंने पढ़ा है 4 साल मेरे आयु के गंवाए हैं वहाँ, जो वापिस नहीं आएंगे। बिकॉज इट इज़ ए क्रिएटिव फोर्स, इट इज़ ए क्रिएटिव लाइफ, यू कैन डू एवरीथिंग इन दैट लाइफ एंड यू आर लॉस्ट इट लाइफ, नॉट कमिंग बैक। ये 4 साल मेरे गए हैं, वापस नहीं आएंगे, ये सदा के लिए बर्बाद हुए। तो जो पढ़ा हूँ वो सही है गलत है, ये अभी हमने देखना है। ये सोचा मैंने कि जो मैंने पढ़ा गया वो सही या गलत है, ये मुझे सिद्ध करना पड़ेगा। अगर मैं खुद मेरे मन को ये नहीं समझाता तो लोगों को क्या मैं समझा सकता हूँ। इसलिए मुझे वो जांचना करना पड़ेगा, रासायनिक खेती करनी पड़ेगी। आपका ये बड़ी लक्ष्य बन गया कि ये करना ही है। ये करना क्यों है? सिद्ध करना है, अनुभव से सिद्ध करना है ये गलत है या सही है। आप तब लोगों को बता सकते हैं जो आपके अनुभव से सिद्ध होता है, पढ़े लिखे से नहीं। किताब में पढ़ा है, आप बोल रहे हो, उसका कुछ फायदा नहीं है। तो आपका अनुभव में आना ही चाहिए। आना ही चाहिए था। तो वह गांव में तो कोई रासायनिक खेती करता नहीं था, तब कोई रासायनिक, कोई नहीं, परंपरागत खेती थी। हाँ, गोबर खाली खाद गोबर डालते थे बस, वही था, बाकी कोई नहीं था। पहला मैं ही था वो जहाँ प्रयोग चालू कर दिए। और फिर आप पहले रासायनिक खेती से ही शुरू किए? नहीं, रासायनिक खेती परंपरागत किया? नहीं, पहले रासायनिक खेती शुरुआत कर दिया। अच्छा, पहले वही करना था ना। हाँ, क्या होता है देखने के लिए। तो फिर जो पढ़ा था, हाँ, रासायनिक चालू कर दिया। तो क्या हुआ, उत्पादन बढ़ा। उत्पादन बढ़ा। परंपरागत खेती से जितना उत्पादन मिलता था उससे उत्पादन ज्यादा। बढ़ा। तो आपके पिताजी क्या बोले? नहीं, देखिए आगे, लेकिन लागत का मूल्य भी बढ़ा, एक्सपेंडिचर भी बढ़ा, एक्सपेंस भी बढ़ा, समतल, साइमल्टेनियसली, सेम लेवल हाँ। में। ये 1985 तक चला, 85 तक, 85 तक, 72 to 85 तक उत्पादन बढ़ता गया, लेकिन लागत का मूल्य भी बढ़ता गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन इतना नहीं बढ़ा कि नेट प्रॉफिट नहीं हुआ, नेट प्रॉफिट हुआ। अच्छा, रासायनिक खेती में भी इतना बचता था कि मेरे परिवार का खर्चा भी चलता था, मजदूरों का भी खर्चा चलता था खेती का, और दान धर्म जो करते थे, क्योंकि गांव में उत्सव होते तो उनमें कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा घर का ज़्यादा होता था, वो भी उसमें बचता था। यानी कुल मिलाकर हमें कर्जा नहीं लेना पड़ता था, साहूकार मेरे लोन लेने की जरूरत कोई आवश्यकता नहीं थी। इतना ये रासायनिक खेती में होता था। पर आफ्टर 85 के साथ उल्टा हो गया, उत्पादन बढ़ रहा था, उत्पादन घटने लगा। और जिस गति से उत्पादन घटने लगा उसी गति से लागत का मूल्य भी बढ़ने लगा। तो दरार पड़ गई। पहले दरार नहीं थी, अब दरार पड़ गई, लागत मूल्य ऊपर और आय घटने लगी। तो ये दरार को भरने के लिए मुझे साहूकार के पास जाना पड़ा, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के पास लोन लेने के लिए। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से लोन लिया, नहीं हुआ तो साहूकार के पास लोन लिया। तो लोन बढ़ता गया। एक भावना थी कि जो भी उपज मिलेगी उससे हम लोन रिफंड करेंगे, लोन रिफंड कर दिया, दोबारा लोन लेना पड़ा। यानी एक चक्रों में फंस गए। यही होता है, एक चक्रों में फंस गए। तो अंतिमतः 3 साल के बाद 85 से लेकर 88 तक जब मुझे मालूम पड़ा कि भाई ये सिद्ध हुआ है कि रासायनिक खेती हमें चक्रों में फंसाती है, मालूम हो गया। ये कोई अंतिम तरीका नहीं है, इसमें से हमें दलदल से बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो विकल्प क्या है? तो पहले परंपरा खेती तो थी, वो भी गई कहाँ, वो तो थी, हाँ, बंद कर दी थी। वो बंद करे, ये चालू कर इसको भी बंद करना पड़ेगा। हाँ, अभी ये पूरा बंद कर दिया। हाँ। तो परंपरागत खेती से क्या होता है, ये शुरुआत चालू कर दी दोबारा। रासायनिक खेती बंद करके फिर दोबारा परंपरा खेती चालू कर दिया, ये देखने के लिए कि वास्तव में इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है। पिताजी ऋण लेते थे, क्यों लेते थे? घर में व्यसन तो किसी को नहीं था, हाँ। शराब नहीं था, कुछ भी नहीं था, सामान्य परिवार था, पैसा तो कोई व्यसन में जाते नहीं था।
तो कर्जा लोन लेना क्यों पड़ता था? इसका कारण है उत्पादन कम था, लागत का मूल्य ज़्यादा था, मजदूर की मूल्य ज़्यादा था, लेबर कास्ट ज़्यादा और सोशल कमिटमेंट भी ज़्यादा था ना। अरे खुल के देते थे वो, कोई भी आए तो दे दे। खुल के देते थे, भिखारी तो देते, खुल के देते थे। कोई कंजूसी नहीं थी, कोई कंजूसी नहीं थी। अकाल में वो प्यो प्यो बोलते हैं, प्यो प्यो माने वो भूमि के अंदर बहुत बड़े धान्य भंडार हाँ, खोद कर रखते थे, खोद के रखते थे, तो खुला कर देते थे, लेके जाओ, ओपन करके लेके जाओ, 1-1 किलो के एक पाइडी बोलते हैं, पाइडी लेके जाओ मुफ्त में। तो ऐसा एक वो माहौल था। लेकिन इससे क्या हो गया, पिताजी को सदा ऋण में रहना पड़ा। अब वो ऋण में नहीं रहना है, इसका कैसे इसमें सुधार करना है, ये मेरा उद्देश्य था। जांच करना है परंपरागत खेती में हम क्या सुधार कर सकते हैं जिससे हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा और ऋण नहीं लेना पड़ेगा। ये मेरा उद्देश्य था। दोबारा मेरे 25 को शादी हो गई। हाँ, मैं वहीं पे पूछा। 25 को शादी हो गई। किससे, आपके रिश्तेदार में ही हुए थे? नहीं, क्या हो गया, ये सबको मालूम हुआ कि ये नौकरी करने वाला नहीं। फिर शादी, तो मेरा मार्केट एकदम डाउन हो गया। ठीक है। लेकिन क्या हुआ, एक कोदोरी वहाँ हमारे रिश्तेदार, वहाँ बहुत बड़े उत्सव होते थे, वो भी हमारे गाँव होते थे। तो बचपन से डिबेट करना और फिलोसॉफी, आध्यात्म के बारे में चर्चा, ये तो बचपन की आदत थी ना, और उसमें मैं माहिर था। और सामने वालों को चित करना है, डिबेट करना है, ये भी बोलते, वो डिबेट क्या बोलते आप, वाद विवाद। हाँ, भाई स्कूल से मेरा वाद विवाद में मैं पहला आता था। तो वाद विवाद में पहले डिबेट में मैं आता था, कॉलेज में भी और पाठशाला में भी। तो जब मैं वहाँ एक कार्यक्रम में ले गया था, तब सारे रिश्तेदार एक साथ बैठे थे, विषय आध्यात्म का था। हाँ। और जो पंडित वहाँ थे, भागवत कथाकार, बहुत बड़े पंडित थे, वो भी थे शाम को चर्चा करने के लिए। तो उन्होंने देखा ये लड़का कुछ और गहराई से बात कर रहा है आध्यात्म के बारे में, और ये अलग से बात कर रहा है। तो ये क्या करता है? तो बोले ये तो खेती करता है, ये शादी नहीं की, ये नौकरी नहीं करेगा, तो स्कूल छोड़ दिया। तो वहाँ नाना साहब दहातोंडे, मेरे ससुर, पहले ससुर नहीं थे, तो उनको मालूम पड़ा ये लड़का कुछ अलग दिख रहा है, अकेला है, नौकर नहीं कर रहा है, और इसमें संगीत में भी गति है, आध्यात्म में भी गति है, साहित्य में भी गति है। मेरे बचपन से पढ़ने की आदत बहुत थी, मैं पढ़ता ही रहता था, बुक्स पढ़ते थे बहुत ही। मेरे मौसे थे, वो किताबें बेचते थे, और बहुत बड़े प्रोफेसर थे, तो उसको मालूम था ये पढ़ने की आदत है, तो वो किताबें भेजते थे, मैं पढ़ता था। तो क्या हुआ, उनको लगा कि ये कुछ अलग तरह का ये है, रसायन है। तो उनके मन में एक ये होगा कि ये लड़का हो सकता है, और लेकिन उसकी सारी बहनें तो बड़े बड़े अधिकारियों को दी थी, यानी रिश्तेदार सारे जो लड़कियां थी बड़े बड़े अधिकारियों को ब्याह कर दी गई थी, ये अकेली थी। तो एक बात चली कि अगर इसको चुना जाए तो क्या होगा, उनके अंदर का चर्चा, उनके घर के अंदर चर्चा चालू हुई। बात आगे बढ़ने के बाद मैंने 3 महीने उनको दिए, उनका ये सूचना है कि भाई इस तरह का उनकी मनीषा है, लड़कियां चालू करना तो देखना चालू कर दिया था, तो सवाल नहीं है। क्योंकि कम पढ़ी लिखी लड़कियां, मैट्रिक है, नॉन ग्रेजुएट है। क्या पढ़ी थी माता जी उस टाइम? क्या पढ़ी थी? वो तो 12वीं थी। हाँ। और ये ठीक रहेगा, लेकिन मैंने कहा कि भाई आप सारे नौकरी वालों को, बड़े बड़े अधिकारियों को लड़कियां दी है, आपके सारे रिश्तेदारों की,
आप मुझे ये एक ऐसा लड़का दिख रहा है, कोई नौकरी नहीं कर रहा है, खेती कर रहा है, ये पागल है, कुछ भी करता रहता है, तो आप सोचो ये गलत होगा। उनको भी ये निर्व्यसनी है, कुछ सुपारी भी नहीं खाता है, चाय भी नहीं पीता है, कॉफ़ी नहीं पीता है, बचपन से ये कुछ भी नहीं है, सोना भी नहीं पहनता है, क्योंकि मेरा प्रण था कि सोना नहीं पहनना है, क्योंकि सारी जड़ सोना है, गोल्ड है, तो नहीं पहनना है। तो बात चलते चलते उन्होंने तय कर दिया कि लड़के तो इसको ही देना है। उनको 150 एकड़ ज़मीन थी उनके पास। वो प्रिंसिपल थे कॉलेज के, अमरावती में मकान था, यानी बड़े, उनको ऐसा कुछ नहीं हो तो बड़ा नौकरी वाला मिल जाता था, लेकिन गाठ तो ऊपर वाला वो निश्चित करता है ना, वो उसके आगे कौन चल रहा है। तो फिर सहमति बन गई। तो भी मैंने संदेश भेजा उसको कि दोबारा सोच लो, मैं नौकरी करने वाला नहीं हूँ, कुछ भी हो जाए, दोबारा सोच लो। दोबारा उनमें सब घर में युद्ध हुआ, आखिर में वो तय हुआ, शादी हो गई, सब कुछ हो गया। तो ये जो है ना, ये ऊपर वाले की ये है, क्योंकि जोड़े ही आते हैं, चाहे कुछ भी हो, जोड़ा आता है। भगवान का कायदा है, कानून है, अकेला नहीं रहना है, क्योंकि वंश आगे बढ़ाना है। तो जोड़ा उसने दिया है। और जो आध्यात्मिक संस्था है, धार्मिक संस्था है, उसमें अकेली लड़कियां होती है, अकेले लड़के होते हैं, शादी के बिना रहते हैं, ये आध्यात्म नहीं है, ये नास्तिकता है कि भगवान की इच्छा के विरोध में है, ये गलत है। तो जोड़े तो उन्होंने बनाए हैं ना, तो हो सकता है आगे दोनों के विचार एक दूसरे में एकरूप होते तो आगे बढ़ते। वही हुआ। उसके मन में पहले दोहरापन था कि भाई नौकरी वाला नहीं मिला, मुझे किसान के घर में दिया। कभी भी बोला है वो? बोला नहीं, लेकिन पहले होता ही है ना, कोई भी लड़के तो उसके मन में होता है। लेकिन जब घर का वातावरण देखा उसने, वो सब ये देखा, तो बोलते ये तो स्वभाव की बात है, क्योंकि जो बड़े बड़े अधिकारी थे उसमें भी व्यसन थे, वो भी नशापान करने वाले थे बहुत सारे लोग। तो ये पॉजिटिव निगेटिव थिंकिंग होता ही है। तो ये निपट गया, वो निपट गया। आखिर में कैंसर से मर गई, बात अलग है। तो आपको माताजी का देहांत कैंसर से होने के बाद कुछ ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च करने का लगा है? हाँ, उसी से हुआ। हाँ, क्योंकि उसको अम्ल पित्त था, हाइपर एसिडिटी थी। हाँ, बचपन से। हाँ, और घर में आकर भी हाइपर एसिडिटी तकलीफ उसको होती थी। हाँ, तो हमारे गांव में एक वैद्य था, वो घर का ही वैद्य जैसा ट्रीटमेंट करता था। उसने आयुर्वेदिक दवा दी तो भी वो ठीक नहीं हुई। और अमरावती शहर के डॉक्टर तो मेरे ससुर के बड़े बड़े मित्र थे, उन्होंने सारी ट्रीटमेंट चल रही थी, लेकिन उसकी ऐसी हाइपर एसिडिटी कम नहीं हुई थी। तो हाइपर एसिडिटी इज रिप्लेस बाय द कैंसर। क्या होता, कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, बिकॉज एसिडिटी क्या करती है, वो डीएनए का जो रूप है वो चेंज करती है। जीन्स आर एग्जिस्टेड इन द डीएनए, डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए में चेंज होता है इंटरनल म्यूटेशन से, स्वयं उत्परिवर्तन से। तो क्या होता है, जो सेल होते हैं, कॉमन सेल्स, कॉमन कोशिका होते हैं, उसका जो विभाजन है वो प्राकृतिक व्यवस्था के द्वारा होते हैं। गोल गोल कोशिकाएं होती है, सेल होते हैं, तो वो लिमिटेड होते हैं, जिनका चाहिए उतना ही कोशिका निर्माण होगी और पुरानी उतनी ही खत्म हो जाएगी। ये हमारी बॉडी में चलता है। लेकिन जब इंटरनल म्यूटेशन से वो सेल में डैमेज होता है, सेल में जीन्स डैमेज होता है, तो दैट जीन, जो डैमेज जीन है वो क्या करता है, अगले सेल डैमेज ही पैदा करता है। और तेज गति से ये सेल डिवीजन चलता है। सपोज 1 मिनट में अगर 1 लाख सेल निर्माण होना है, तो इस म्यूटेशन में क्या होता है, 10 लाख होते हैं। अनकंट्रोल सेल डिवीजन, एंड कैंसर इज अनकंट्रोल सेल डिवीजन। That means our body is influenced toward the cancer not by only your hereditary, your diet also, environmental factor also. ये जो अल्ट्रावायलेट रेज आर कमिंग, वो आ रहे हैं हमारे शरीर पर गिर रहे हैं, दे आर सो रिस्पॉन्सिबल।
बिकॉज दे डेविएट द जीन फैक्टर। तो ये सारा जो है ये कैंसर के लिए जवाबदेह है, मेंटल टेंशन भी है। आपको तब से एक लक्ष्य हुआ कि मैं इसके लिए आहार में चेंज बदलाव? नहीं, आहार में बदलाव किया, सब कुछ किया, लेकिन कैंसर आगे बढ़ गया था। मैं बेंगलोर ले गया उसको। बेंगलोर में तो तब से हमारा मूवमेंट चालू था ना, बहुत फैल गया था पूरा भारत में। तो बेंगलोर के अच्छे डॉक्टरों को हमने दिखाया, तो बोले ये नहीं, ये हाइपर एसिडिटी है। हाइपर एसिडिटी है। तो वो एसिडिटी की दवा दी उन्होंने हर बार दी, एंटी एसिड एसिडिटी। तो आखिर में जब वो कैंसर थर्ड स्टेज में गया तब मालूम पड़ा। तब तक पता नहीं था। बड़े बड़े बेंगलोर के डॉक्टर जो उसमें स्पेशलिस्ट थे वो भी नहीं बता पाए। लक्षण बोल रहे थे कि कुछ और है, हाइपर एसिडिटी से लक्षण कुछ और दिख रहे, तो भी दे आर नॉट आइडेंटिफाइड। व्हेन दैट एंटर इन द थर्ड स्टेज देन इट इज आइडेंटिफाइड एज ए कैंसर। बोले केमोथेरेपी लेना पड़ेगा। मैंने केमोथेरेपी से वो दुरुस्त हो जाएगी? बोले हम नहीं बता सकते, ऊपर वाले के हाथ में। केमोथेरेपी दी, सारे मैंने जो कुछ करना है सब किया, बट इट वॉज टोटली इम्पॉसिबल टू रिकवर। तो चली गई, वो चली नहीं गई, उसने प्रायोपरेशन चालू कर दिया। अरे उसने बिठाया, बोले मैं अभी जिंदा नहीं रहने वाली हूँ, ये पीड़ा मुझे सहन नहीं हो रही है, और आपका काम छोड़कर आप मेरे साथ बैठे हो, आप जाओ, आपका काम बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं नहीं गया। जब पीड़ा असह्य हुई, बोले मैं अभी प्राण त्याग करने वाली हूँ। उसने पानी छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया लास्ट स्टेज में। हाँ, लास्ट टाइम पानी छोड़ दिया। संकल्प में लिया था मुझे जाना है, तो उसको प्रायोपरेशन बोलते हैं। तब से मैंने अब लड़ाई लड़ना है, अब इसके विरुद्ध में लड़ाई लड़ना है, चाहे कुछ भी हो। ये कैंसर क्यों हो रहा है, व्हाट आर द रूट कॉजेस, वी हैव टू फाइंड आउट। मैं अंदर गया, गहराई तक गया, डायबिटीज़ की बोला उसके गहराई तक गया, और जब गहराई में मालूम पड़ा दीज आर द रूट कॉजेस एंड मैक्सिमम कॉजेज आर एग्जिस्ट इन द योर डाइट। तो डाइट शुड बी फोकस्ड। हर आदमी अपना खाने के ऊपर पूरा फोकस करना है। तब से प्रण लिया था कि बस हमें डाइट सुधारना है। यहाँ से तो सारे दुनिया को मालूम है आप दुनिया के लिए क्या कर रहे, खेती के बारे में आपका योगदान क्या है, आपका जन आंदोलन क्या है। अभी फाइनल में मैं आपके साथ जोड़ने के लिए मेरे अंदर के जो चैतन्य था हुई, जो मेरे को स्फुरना मिली, आपसे प्रेरणा मिली, वो ये था कि काफ़ी मठों में जो बड़े बड़े साधु संत लोग हैं, काफ़ी लोगों से मिला था, लेकिन आपके जैसे भगवान को, ईश्वरीय संविधान को समझ के भगवान को आपके नज़दीक में दिखाए सो वाले मुझे तो कोई नहीं मिला है। आप इतना अच्छा समझाते हैं कि ईश्वरीय संविधान क्या है, आप क्या है, ये कोई इन लोग तो नहीं बता पाए। तो शायद भगवान ने हमें आपके पास भेजा है